नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग संविधान की बात कर रहे थे। 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं हमारे। पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे देश का संविधान जो है उसका निर्माण किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। पिछली जो क्लासें थी उसमें इसका पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, कौन उसके अध्यक्ष बनाए गए। आप जानते हैं कि जब पहली बार इसका संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें आप जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन बाद जब वापस 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपसभापति इसमें चुना गया। बेनेगल नरसिंह राव सर को, बी.एन. राव को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अंदर जो कामकाज होता था वो समितियों के माध्यम से होता था। तो टोटल 22 समितियां इसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, इन 22 समितियों में 12 बहुत महत्वपूर्ण थी, तो उनके बारे में मैंने डिटेल आपसे बातचीत की थी। उसके अध्यक्ष कौन है इसका नाम आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस संविधान के निर्माण के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर ने संविधान का जो निर्माण किया था, मतलब प्रारूप का निर्माण किया था, तो इसके लिए उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 और मेंबर थे, जैसे के मुंशी जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। फिर एन माधव राव सर को बी.एल. मित्रा जब त्याग पत्र दे देते हैं तो उनको इसमें सदस्य बनाया गया। और 1948 में जब डी.पी. खेतान सर की मृत्यु हो गई थी तो वी.टी. कृष्णमाचार्य जी को इसका मेंबर बनाया। इस ड्राफ्ट कमेटी ने, जो कि कब बनी, अगस्त 1947 में, 6 महीने इसने लिए ड्राफ्ट बनाने में। और फिर इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत किया। संविधान का पहला ड्राफ्ट जनता के सामने कब आया? 21 फरवरी 1948 को। अब 21 फरवरी 1948 को जब जनता के सामने ये ड्राफ्ट प्रस्तुत किया तो जनता ने इसमें बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे सुझाव भेजे। उनमें से इस समिति ने 7,635 जो अमेंडमेंट या सजेशंस आए थे उनको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया और फिर डिस्पोज भी किया। उनको स्वीकार करके उन्हें निपटाया, मतलब उनमें जो अच्छी चीजें थी ग्रहण कर लिया, बाकी जो था उसको छोड़ा गया। और फिर वापस से इसका संशोधित ड्राफ्ट दोस्तों 8 महीने के बाद में पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को। कब प्रारंभ किया? अक्टूबर 1948 को इसका दूसरा ड्राफ्ट सामने आता है। अब दोस्तों जब ये दूसरा ड्राफ्ट आता है तो ये संशोधित ड्राफ्ट था। क्या था? पहला संशोधित ड्राफ्ट था कि भाई पहला तो इन्होंने फरवरी में प्रस्तुत किया, उसमें जनता ने बहुत सुझाव दे दिए, तो इन्होंने उसको संशोधित करके और दूसरा ड्राफ्ट फिर प्रस्तुत किया 8 महीनों के बाद में। अब दोस्तों 8 महीनों के बाद में जब ये ड्राफ्ट जो संशोधित ड्राफ्ट आया, इसके ऊपर अब वाचन होंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के द्वारा जो वाचन किए गए वो कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दीजिए आज का, संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा के वाचन, ठीक है। रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका क्या मतलब है कि जब हमारा संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का ड्राफ्ट कर रही है तो उसने दूसरा जब संशोधित ड्राफ्ट पेश किया तो उसका अब रीडिंग होगा, मतलब उसके एक एक जो आर्टिकल है उसका अध्ययन होगा। सामूहिक संसद के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला जो रीडिंग हुआ था, फर्स्ट रीडिंग जो हुआ था, ये एक तो ये भी जान लो कि टोटल कितने वाचन हुए, फिर हम बात करेंगे पहले की। तो संविधान सभा के द्वारा 3 वाचन संविधान के किए गए। कितने वाचन? 3 वाचन कुल हुए थे। कुल कितने वाचन हुए? तो कुल 3 वाचन हुए थे।
ठीक है। अब जो प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन 3 हुए थे, तो हम बात कर रहे हैं प्रथम की। प्रथम वाचन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम वाचन 5 दिन चला था। शुरुआत इसकी हुई थी 4 नवंबर 1948 को और 9 नवंबर 1948 को ये खत्म हुआ। तो प्रथम वाचन जो था ये इसका कितने समय तक चला? 5 दिन तक। और कब से कब तक? तो इसका शुरुआत कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 को। और अंतिम दिन यानी खत्म कब हुआ? तो 9 नवंबर 1948 को। इस तरह ये पहला वाचन कितने दिन चला? 5 दिन चला। अब इस प्रथम वाचन जो था, इस प्रथम वाचन में हुआ क्या था? तो प्रथम वाचन जो हुआ संविधान सभा का, इस प्रथम वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, मतलब फाइनल ड्राफ्ट था वो। ठीक है। तो इसका महत्व क्या है कि इस वाचन में, प्रथम वाचन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी द्वारा संविधान का फाइनल ड्राफ्ट, अंतिम प्रारूप भी कह सकते हैं, फाइनल ड्राफ्ट, अंतिम प्रारूप पेश किया था। अंतिम प्रारूप से यहां मतलब क्या है कि भाई जितने भी संशोधन वगैरह करने थे वो सारे कर दिए थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने। अब आपने देखा कि इसको पहली बार जनता के सामने रखा था कब? 21 फरवरी 1948 को। जनता ने बहुत सारे सुझाव दिए, उन सुझावों को स्वीकार करके इसका दूसरा जो ड्राफ्ट है वो 1948 में 8 महीने के बाद प्रस्तुत किया गया। ठीक है। फिर इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो B.R. अंबेडकर सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रथम रीडिंग में। तो प्रथम रीडिंग का महत्व क्या है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट है, अंतिम प्रारूप है, ये पेश किया गया, या हम कह सकते हैं कि संविधान के संशोधित प्रारूप का ये पहला वाचन था। संविधान का संशोधित प्रारूप का ये पहला वाचन था। अब संशोधित प्रारूप इसको मैं क्यों कह रहा हूं? तो चूंकि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति ने दोस्तों जो पहली बार इसको जनता के सामने रखा वो कब रखा था? 21 फरवरी 1948 को। और 21 फरवरी 1948 को 6 महीने दिए जनता को सुझाव देने के लिए, और फिर 6 महीने पूरे हुए। उसके बाद में इसका जो इसमें आपको बताया था मैंने 7635 सुझावों को स्वीकार किया था। और उसके बाद में 6 महीने बाद में अक्टूबर 1948 में इसका दूसरा ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो संशोधित ड्राफ्ट हो गया था वो। और फिर इसका जो फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था वो प्रथम वाचन के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, और यही संविधान का पहला एक तरह से संशोधित प्रारूप का पहला वाचन था। तो फर्स्ट रीडिंग कब हुआ? तो इट टुक प्लेस फ्रॉम 4 नवंबर 1948 टू 9th November 1948. In this reading, the final draft of the Constitution was presented by Dr. भीमराव अंबेडकर। इतना आपके एकदम याद होना चाहिए। अब दोस्तों इसका द्वितीय वाचन होता है। तो प्रथम वाचन कब हुआ? बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। कितने दिन चला? 5 दिन। शुरू कब से हुआ? 4 नवंबर 48 से। खत्म कब हुआ? 9 नवंबर 1948 को। 5 दिन चला। हुआ क्या इसमें? तो इस वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान का फाइनल ड्राफ्ट या अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। अब जो दूसरा प्रारूप है, दूसरा रीडिंग है, सेकंड रीडिंग, वो बहुत लंबा चलता है, लगभग 1 साल चलता है। ठीक है। जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और इसमें संविधान के पार्ट वाइज यानी संविधान में खंडवार इस पे चर्चा होती है। तो लिखिए द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग, द्वितीय
वाचन, ठीक है, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन कब शुरू हुआ? तो द्वितीय वाचन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड रीडिंग द्वितीय वाचन, ये 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और ये समाप्त कब हुआ? तो ये जो सेकंड रीडिंग है ये 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त होता है। कब? 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949, यानी लगभग एक वर्ष इस पे रीडिंग हुई। और इसकी विशेष बात क्या है? तो ये तो हो गया द्वितीय वाचन कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। फिर है इसमें क्या हुआ था, इसकी विशेष बात क्या है? तो इसमें संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान पर खंडवार विस्तृत चर्चा की गई। देखो, जैसे आज भी जब कानून बनता है दोस्तों, तो कानून प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पे जो कमेटी होती है वहां पे चर्चा होती है, फिर लोकसभा में डिटेल डिस्कशन होता है, राज्यसभा में होता है, फिर दोनों सदन उसको पारित करते हैं, राष्ट्रपति का साइन होता है। तो ये जो सेकंड रीडिंग हुई थी ये स्टार्ट कब हुई? तो 15 नवंबर 1948 को, और समाप्त कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1949 को। इसमें हुआ क्या? तो इसमें संविधान के जो खंडवार, यानी जितने भाग थे, इसमें जितने भाग थे, प्रत्येक भाग पर डिटेल इसमें विचार किया गया, जितने भी मुद्दे थे सब पे डिटेल इस पे डिस्कशन हुआ, इसलिए लंबा चला। तो इट टुक प्लेस फ्रॉम 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। और हुआ क्या था? इन दिस सेकेंड रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड क्लोज वाइज या पार्ट वाइज, यानी डिटेल डिस्कशन हुआ क्लोज वाइज, एक एक खंड के ऊपर काफी चर्चा हुई। उसके बाद में दोस्तों आता है इसका तीसरा वाचन। तृतीय वाचन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि इसी में दोस्तों संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे में डिटेल इस पे बातचीत होती है। उसके बाद आता है तृतीय वाचन। कौन सा? तृतीय वाचन, तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि संविधान इसी में स्वीकार किया गया था। तो तृतीय वाचन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तृतीय वाचन की शुरुआत दोस्तों होती है 14 नवंबर 1949। कब? 14 नवंबर 1949 को। और कब तक चलता है, यानी समाप्त कब हुआ? ये समाप्त कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 14 नवंबर 1949 को हुई और इसका समाप्ति कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो द थर्ड रीडिंग टुक प्लेस फ्रॉम 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949। इस तरीके से ये चला। अब इसका विशेष महत्व क्या है? तो इसका विशेष महत्व दोस्तों है कि इसमें संविधान को स्वीकार किया गया था। विशेष महत्व क्या है? तो इसमें हुआ क्या था सबसे खास? इसमें संविधान को स्वीकार किया गया। इसमें संविधान को स्वीकार किया गया था। बात समझ में है सभी के? तो फिर से देखिए, थर्ड जो रीडिंग है, थर्ड रीडिंग टुक प्लेस फ्रॉम 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949। इन दिस थर्ड रीडिंग ओवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन इट, ठीक है। अब यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव, एक रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड।
क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट which was present by Dr. Bhimrao Ambedkar in Constituent Assembly, or it was passed on 26 November 1949. 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को, इस रिजोल्यूशन को संविधान सभा ने पास कर दिया और इसी के साथ हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, माना गया कि भाई हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ है। तो देन on 26 नवंबर 1949 it was finally accepted, ठीक है। और जो संविधान सभा के मेंबर थे और जो सदस्य थे उन्होंने इस पर साइन किया। उस दिन जो थे 284 मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे टोटल 299 में, तो 284 सदस्यों ने इस पे साइन किया, हस्ताक्षर किए और फिर हमारा ये जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। और इसी दिन को, इसका महत्व देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि देखिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी का भी काफ़ी व्यापक महत्व है। आप जानते हैं कि 26 जनवरी जो है 1929 में आप जानते हैं स्वराज दिवस जब हमने मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को जो स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया उसी के याद में हमने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से मनाना शुरू किया और उस दिन हमारा संविधान पूरी तरह लागू होता है। तो यहां मैंने आपको 3 रीडिंग बताई है। कितने रीडिंग बताए? 3 रीडिंग। अब देखो इनका एक बार बात कर लेते हैं एक साथ में। तो संविधान सभा के वाचन, कितने वाचन होते हैं? 3। फर्स्ट रीडिंग प्रथम वाचन, देन सेकेंड रीडिंग द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है। तो जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति ने संविधान का ड्राफ्ट बनाया, जनता के सामने रखा फरवरी 1948 में। फिर 8 महीने बाद में उसको संशोधित करके और संशोधित किया और फाइनल ड्राफ्ट पेश किया संविधान सभा में। तो ये कब चला? इसकी शुरुआत कब होती है? प्रथम वाचन की इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, ये जो प्रथम वाचन है ये 5 दिन चलता है। तो 4 नवंबर 1949, 4 नवंबर 1948 है ना, 4 नवंबर 1948, एक्सट्रीमली सॉरी, 4 नवंबर 1948 को ये शुरू हुआ और 5 दिन चला। तो समाप्त कब हुआ? 9 नवंबर 1948। अब इसमें हुआ क्या था? विशेष बात क्या है? तो इसमें संविधान का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, फाइनल। तो इसमें अंतिम ड्राफ्ट, अंतिम प्रारूप पेश हुआ था। ये इसकी विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों आता है द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन ये शुरू कब हुआ? सेकंड जो हमारा रीडिंग है, सेकंड रीडिंग ये शुरू होता है 15 नवंबर 1948। तो शुरुआत कब हुई इसकी? 15 नवंबर 1948, क्योंकि 9 नवंबर 1948 को ये प्रथम वाचन समाप्त होता है और अंतिम प्रारूप इसमें एक्सेप्ट होता है। फिर 15 नवंबर 1948 को सेकंड जो राउंड है रीडिंग का वो प्रारंभ होता है और ये 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। कब तक? 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी 1 साल लगभग ये रीडिंग हुआ। इसमें क्या हुआ? इन दिस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड क्लोज वाइज। इसमें संविधान के ऊपर खंडवार चर्चा की गई। तो इसमें विशेष क्या है? संविधान पर खंडवार चर्चा की जाती है, एक एक क्लोज
के ऊपर इसमें चर्चा होती है। तो इस तरह से 15 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन रीडिंग शुरू होता है और ये चलता है 17 अक्टूबर 1949, काफी लंबा चलता है। इसमें संविधान के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है, हर खंड के ऊपर, हर क्लोज के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है। उसके बाद दोस्तों 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू होता है। कब? 14 नवंबर 1949 को। तो तीसरा जो हमारा वाचन शुरू होता है वो होता है 14 नवंबर 1949 को, और ये समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को। कब शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा राउंड चलता है। इसकी विशेष बात क्या थी? तो इसमें संविधान को अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें 26 नवंबर 1949 को ये था, और 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, यानी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और इसी में भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव, एक रिजोल्यूशन पेश किया था, जिसका नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड विच वाज पास्ड ऑन 26 November 1949. Then on 26 November 1949 it was finally accepted. जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो उसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। इतना सबके क्लियर हुआ? तो ये जो तीसरा राउंड है, तीसरा राउंड जो है वाचन रीडिंग का तीसरा जो राउंड है, थर्ड वाचन, इसमें ये चला कब से कब तक चला? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसमें हुआ क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इन इट अंबेडकर प्रेजेंटेड द रिजोल्यूशन। नेम ऑफ रिजोल्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। अंबेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। जो कब प्रस्ताव जो प्रस्ताव पारित कब हुआ? यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हो जाता है, और इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को अंततः हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पर हमारी जो संविधान सभा है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, और उस समय टोटल जो मेंबर थे वो थे 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उस दिन संसद में मतलब संसद नहीं, संविधान सभा में उपस्थित थे, जिन्होंने इस पर साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इसकी जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति पर इन सभी जो हुतात्मा है, महान आत्मा है, उन सबका हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ठीक है, और इट इज डिक्लेयर्ड या इट इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सिंस 2015। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत कर लिया था, तो एक्चुअल में तो संविधान लागू उसी दिन हो गया था हमारा, लेकिन पूरी तरह उसको हमने लागू नहीं किया था। उसको बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था। लेकिन चूंकि उस समय इसके कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस दिन का महत्व, इसको याद करने के लिए कहा कि हम 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष को क्या सेलिब्रेट करेंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। तो तब से हर 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। अब इन 3 वचन में फाइनली इसमें जब संविधान को हमने स्वीकार कर लिया, तब तक कितना समय हो चुका था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी हमारा जो संविधान था, इसको बनने में टोटल वक्त कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना लंबा समय लगा।
और इसमें उस समय जो मंदे जमाने हुआ करते थे, उस समय दोस्तों इस पर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज 64 लाख की वैल्यू बहुत हो जाएगी, उस समय के 64 लाख की, लेकिन चूंकि इतने समय तक चला, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, छोटी छोटी बातों पर डिस्कस किया, इसीलिए हमारा संविधान आज भी एक जीवंत दस्तावेज की तरह है। इसमें संशोधन होते रहे हैं, लेकिन सबसे सफल संविधान है ये। ठीक है, तो बहुत लंबे समय के बाद जब हमारे संविधान को फाइनली हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इस दिन की याद में 2015 से हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन चीजों को देखो यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक था आपका संविधान सभा के वाचन, रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रथम वाचन कब शुरू हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग इट टुक प्लेस फ्रॉम 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948। इसमें हुआ क्या, तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। ठीक है, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यह संविधान के संशोधित प्रारूप का पहला वाचन था। संशोधित इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि इसमें जब 21 फरवरी 1948 को पहली बार जनता के लिए प्रस्तुत किया, तो जनता ने काफी सुझाव दिए, उनको स्वीकार करके फिर 8 महीने बाद में इसका दूसरा ड्राफ्ट बनाया गया था, और फिर फाइनल ड्राफ्ट जो आया, तो ये एक तरह से संशोधित प्रारूप था, उसका पहला वाचन था। ठीक है, इट इज फर्स्ट रीडिंग ऑफ द रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ध्यान रखना। फिर इसका दूसरा जो वाचन होता है, इसका जो दूसरा वाचन होता है दोस्तों, वो होता है आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सेकेंड रीडिंग इट टुक प्लेस फ्रॉम 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। और इसके तहत हुआ क्या था, इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया, डिटेल डिस्कशन हुआ एक एक क्लॉज के ऊपर। तो इन दिस सेकेंड रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड क्लॉज वाइज। ठीक है, एक एक पार्ट पर डिटेल यहां पे डिस्कशन किया गया। फिर इसका आता है तीसरा रीडिंग। थर्ड रीडिंग जो है वो कब हुआ, तो तृतीय वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। थर्ड रीडिंग took place from 14 नवंबर 1949 to 26 नवंबर 1949। और इसकी विशेष बात यह थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन इट। थर्ड रीडिंग के अंदर भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार कर लिया गया था, इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया, अपना लिया गया। अंबेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव पेश किया जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, अंबेडकर प्रेजेंटेड द रिजोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड व्हिच वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को अंततः संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, देन ऑन 26 नवंबर 1949 इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अब जितने भी चेयरमैन थे यानी संविधान सभा के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उस दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के कारण ही नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे अलग है, वो 26 जनवरी को आता है। ठीक है, उस पर भी अभी बात करेंगे। तो एंड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन इट आउट ऑफ द टोटल 299 members of the constituent assembly 284 members present that day signed the constitution. Since the constitution was adopted on 26 November 1949, it is declared as a constitution day since 2015. अब इसमें बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम लगा, ये भी देखो, कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं इस तरह की चीजें।
तो 64 लाख रुपए लगे थे और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में, यानी काफी लंबा समय लगा। कई लोग इसके आलोचना भी करते हैं कि इतना लंबा समय लगा, क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे जो सदियों तक चलता रहे और शताब्दियों में भी उस पर कोई आंच ना आए। जैसे अभी बात होती है संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी अब वापस से एक बार आ जाए तो वो भी अभी संविधान को बदल नहीं सकते हैं। यानी ये एक जीवंत दस्तावेज है। हमारे संविधान के जनकों ने इतना शानदार प्रोविजन इसको किया है, इतना शानदार संविधान दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। जब ये दोस्तों संविधान उस समय बना था, यानी जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। आज आप देखते हैं 470 लगभग इसमें आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो मूल संविधान था उसमें क्या था? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितने इसमें अनुच्छेद थे मूल संविधान में? तो मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब देखो, जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया तो उसी दिन से हमारे देश के 16 अनुच्छेद को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया था, बिकॉज दीज 16 आर्टिकल्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको तुरंत लागू कर दिया, जैसे नागरिकता के जो प्रोविजन थे, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान था, चुनाव से संबंधित मुद्दे थे। इसके अलावा जो संसद के चुनाव से संबंधित मुद्दे थे या जो संक्रमणकालीन मुद्दे थे, और इनको तुरंत लागू कर दिया था। बाकी को हमने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया। तो देखिए यहाँ पे इसके कई प्रावधान, जैसे नागरिकता, तो भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 इनको तुरंत लागू किया। राष्ट्रपति की शपथ वाला अनुच्छेद आप जानते हैं आर्टिकल 60 में है। चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 324, अस्थायी संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान है आर्टिकल 366, जैसे विभिन्न परिभाषाएं 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। इनको तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया, क्योंकि ये 16 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों वाले थे। बाकी जितने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनको दोस्तों हमने कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। यानी हमारा संविधान पूरी तरह इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पे ध्यान रखना, हमने संविधान को अंगीकृत कब किया? तो हमने संविधान को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और फुल्ली इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 16 अनुच्छेद थे ये तो कब लागू हो गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को ही हमने इनको अंगीकृत वाले दिन ही लागू कर दिया था। लेकिन हमारा संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। इसीलिए दोस्तों हम 26 जनवरी 1950 से इस दिन को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। क्यों ऐसा किया हमने? इसको जब ये बन गया था 26 नवंबर 1950 को, तो डिले क्यों किया? तो एक्चुअल में ये जो कारण है इसकी वजह से हमने ऐसा किया था, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस in December 1929, that Purna Swaraj Divas was celebrated on 26 January 1930, in memory of which the constitution was implemented on 26 January 1950। ठीक है, तो क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 29 में पारित, दिसंबर 29 में हुआ था, उसमें पारित संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, जिसकी याद में संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज भी हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी है और फ्रीडम डे है वो 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है। अब जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया। इसकी अंतिम बैठक दोस्तों इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को होती है। इसकी अंतिम जो बैठक होती है वो कब होती है? तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950 in which Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected as the first president of India। तो देश के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और संविधान की जब शुरुआत हो गई कि 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो अपना सर्वोच्च कानून, अपना, चूंकि संविधान शुरुआत वाली क्लास में मैंने बताया था कि ये देश का सबसे बड़ा कानून होता है, सुप्रीम कानून होता है। तो जब संविधान लागू हो गया तो इससे पहले जो कानून थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इनको समाप्त कर दिया। तो विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर अबोलिस्ड, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया कि भाई अब तुम्हारी क्या जरूरत, अब तो हमारा संविधान लागू हो गया, तो अब देश संविधान के प्रावधानों से चलेगा। ठीक है। अब जब ये 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब खत्म हुआ, तो फिर संविधान सभा की भूमिका और इसके स्वरूप में भी बदलाव हो गया। ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या इससे प्रभाव हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो जब देश का संविधान लागू हो गया तो ये जो कानून थे 47 और 35 वाले, ये अबोलिश कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। और इससे क्या प्रभाव हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसकी समाप्ति होने से क्या बदलाव हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की भूमिका एवं स्वरूप में बदलाव हुआ जब ये खत्म हुआ तो। ठीक है। पहला क्या हुआ? संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन गई, क्योंकि पहले ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर गठित होने के कारण संप्रभुता का इसमें अभाव था। इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, तो ये ब्रिटिश जो संसद थी उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल थी। लेकिन जब ये कानून 1947 में 1947 वाला जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये दोनों खत्म हो गए, तो अब संविधान सभा क्या बन गई? संप्रभु बन गई। यानी ना तो ब्रिटिश का कोई अब अधिकार है, ब्रिटिश के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब हमारी खत्म हो गई और संप्रभु निकाय बन गई। दूसरा, इसके ऊपर अब दोहरा दायित्व आ गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन a dual responsibility. Now it had to perform the role of legislature along with the creation of the constitution. देखो मजे की बात क्या है, संविधान सभा जो है वो एक तो अब संसद का भी काम करेगी, जो अंतरिम संसद है, इंटरिम संसद, कि जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक यही जो संविधान सभा है वो संसद के तौर पे काम करेंगे। और दूसरा, संविधान बनाना इसका मेन काम है, तो दो काम अब संविधान सभा करने लग गई, एक अंतरिम संसद वाला, और दूसरा दोस्तों क्या काम कर रही है कि हमारा संविधान है उसका भी निर्माण करना है। तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारे देश में संसद के तौर पे ये काम करती थी तो इस समय गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जीवी मावलंकर जी इसके चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है। जब ये संसद के तौर पे बैठेगी, इंटरिम संसद के तौर पे, इंटरिम पार्लियामेंट, तो अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर जी। इसलिए पहले हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो किसको कंसीडर किया जाता है? जीवी मावलंकर जी को। दूसरा चीज, जब ये संविधान बनाने वाले निकाय के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करेगी,
तब इसके चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी बहुत मतलब अद्भुत नजारा हुआ करता था। ठीक है कि कभी राजेंद्र प्रसाद जी, कभी गणेश वासुदेव मावलंकर जी इस तरह से चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर जाके बैठते थे। तो दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण अंतर आया वो क्या कि संविधान सभा पर दोहरा दायित्व आ गया। अब इसे संविधान के निर्माण के साथ साथ हमारी संसद यानी विधायिका की भूमिका भी निभानी थी। चूंकि अब जब ये संविधान लागू हो गया तो संविधान के लागू होते ही अब भारत जो है ये अपना भाग्य खुद लिखने वाला देश बन गया, एकदम संप्रभु देश बन गया। अब ये अपने आंतरिक और बाह्य फैसले स्वयं लेगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमारी संविधान सभा ही हमारा संसद का भी काम कर रही थी। और जब ये संसद का काम कर रही थी विधायिका के रूप में, तो उस समय इसके अध्यक्ष होते थे श्री जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और जब ये संविधान सभा के तौर पे काम करती थी तब अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर तीसरा, भारत के विभाजन के फलस्वरूप सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। ठीक है, शुरुआत में संविधान सभा जो थी उसमें कितने मेंबर थे? 389 थे, 389। लेकिन जब विभाजन हो गया भारत का तो अब 90 लोग निकल गए कि जो वे प्रिंसली स्टेट जो पाकिस्तान में मिल गए, तो उनके सारे नॉमिनेट मेंबर उधर गए और जो मुस्लिम लीग थी उसके मेंबर भी निकल गए। तो इसलिए अब इनकी सदस्यों की संख्या घटकर 389 रह गई। और जो 299 लोग बचे, 299, इसमें 229 तो ब्रिटिश भारत के थे और 70 वे देसी रियासतें जो भारत में मिली थी, वे प्रिंसली स्टेट जो भारत में मिले थे। ब्रिटिश इंडिया से 229 और 70 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, बट कौन से? जो भारत के थे। ठीक है, वहां से। तो ये आपको ध्यान रखना, आउट ऑफ 299, 229 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया वाइल 70 वर फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये भी इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब संविधान को हमने अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरह हमने इसको अडॉप्ट कब कर लिया? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण काम भी इस दौरान किए थे। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, ठीक है, इसको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया? 22 जुलाई 1947 को। इसी संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। फिर 16 मई 1949 को हमने कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका राष्ट्रमंडल जो देश है उसकी सदस्यता ग्रहण की। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये ऐसा करना भारत की संप्रभुता के खिलाफ होगा। तो देखो, नेहरू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप हमने अपनी इच्छा से ली है, किसी ने हमें बाध्य नहीं किया। अगर हम चाहें जब इसको छोड़ सकते हैं। तो WTO हुआ, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ADB हुआ, ब्रिक्स हुआ, SCO हुआ, कोई भी संगठन है, क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, इन संगठनों या समझौते या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेंबरशिप अगर हमें बाध्य होकर लेना पड़ रहा है तब तो हम संप्रभु नहीं है। लेकिन हमने तो अपनी इच्छा से लिया था, हम जब चाहे निकल सकते हैं, जब चाहे मेंबर, हमने अपनी इच्छा से इनकी मेंबरशिप ली और अपनी इच्छा से हम इनके मेंबर बन के रह रहे हैं। तो हमारी संप्रभुता कहां प्रभावित हुई? ये तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हमने ऐसा किया। क्योंकि यह आलोचना इसलिए की गई कि भाई कॉमनवेल्थ जो देश है, राष्ट्रमंडल जो देश है, इसका राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश क्राउन होता है। ठीक है, ब्रिटेन के राजा या महारानी होती है। इसलिए कहा गया कि भाई ये तो फिर भारत वैसे ही एक तरह से गुलाम की तरह रहा है, क्योंकि सर्वोच्च स्तर पे तो महारानी बैठ रही है। तो ये हमने अपनी इच्छा से लिया था। ठीक है, सामान्यतः राष्ट्रमंडल देश कौन है? वे देश जिन पर ब्रिटेन का अधिकार था, उन देशों का एक संगठन बन गया। ठीक है, तो पहला जो काम किया था संविधान सभा ने, वो क्या किया? राष्ट्रीय झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। दूसरा, 16 मई 1949 को हम कॉमनवेल्थ जो संगठन है, राष्ट्रमंडल संगठन, उसकी हमने सदस्यता ली थी। और दोस्तों, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, और जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। और फिर 26 जनवरी को आप जानते हैं कि 1950 को हमारा नेशनल जो एंथम है, राष्ट्रगान है,
उसके साथ हमारे देश की जो पहली गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह ये 3 और महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किए गए थे। तो संविधान सभा द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण काम किए गए, अदर इंपोर्टेंट वर्क बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो क्या है? तो राष्ट्रमंडल को, राष्ट्रध्वज को 24 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। द नेशनल फ्लैग वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 22 जुलाई 1947। दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता 16 मई 1949 को हमने स्वीकार की थी। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ वाज एक्सेप्टेड ऑन 16 मई 1949। और दोस्तों, राष्ट्रगान यानी जनगण मन तथा राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, इसको 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया था। और जो हिंदी है हमारी राजभाषा, उसको हमने 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड किया था। ठीक है, हिंदी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। इसका काफी विरोध हुआ था, विशेषकर जो साउथ के राज्य हैं उनके द्वारा हिंदी का विरोध किया गया, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको 14 सितंबर 1949 को हमने काफी डिले करने के बाद में इसको अडॉप्ट किया था। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकृति मिली। हिंदी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। और दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति चुना था। ठीक है, तो ऑन 24 जुलाई 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारी संविधान सभा के द्वारा विशेष कार्य किए गए थे। उसके बाद में दोस्तों, हमारी संविधान सभा के ऊपर कई आक्षेप भी लगाए। तो जो शंका और समाधान है संविधान सभा से रिलेटेड, उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो जैसे देखिए, जो डाउट्स हैं एंड उन डाउट्स का हमने क्या समाधान दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि संविधान सभा का जो प्रातिनिधिक स्वरूप है वो कैसा था, तो विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा भारत के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब हिंदू लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड विस्काउंट जो थे, उन्होंने तो ये कहा, डोमिनेंस ऑफ हिंदू ड्यू टू हाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लॉर्ड विस्काउंट कॉल्ड इट बॉडी ऑफ हिंदूज। उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि यहां हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण लॉर्ड विस्काउंट ने ऐसा कहा कि हिंदुओं का निकाय है, बाकी जो धर्मावलंबी है उनका ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है। जबकि आपने पीछे देखा कि 4 सिख थे, इसमें 78 मुस्लिम्स भी थे, और जो सामान्य लोग थे 210 उसमें हिंदू थे, एंग्लो इंडियन भी थे। ठीक है, ईसाई लोगों को भी इसमें चुना गया। इसके अलावा जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सब, और महिलाएं भी थी। ठीक है, यानी सबका इसमें प्रतिनिधित्व था, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की प्रधानता वाला निकाय था। ठीक है, जैसे ग्रेनविले ऑस्टिन जो है, उन्होंने तो ये कह दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ वन पार्टी बॉडी ऑफ वन पार्टी कंट्री। उन्होंने क्या कहा था, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वन पार्टी बॉडी ऑफ वन पार्टी कंट्री, यानी ये एक जो संविधान सभा है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। और उसने कहा असेंबली इज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस इज इंडिया, यानी सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। कुछ लोगों ने कहा कि ये संप्रभु निकाय नहीं था। ठीक है, इट इज नॉट सॉवरेन बॉडी, यानी आरोप लगाया कि भाई ये कहाँ संप्रभु था, ये तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, माउंटबेटन योजना से इसको बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर आरोप लगे। ठीक है, तो दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो संविधान सभा है ये उधार का बोरा था। क्या था? उधार का बोरा था। तो इस तरीके से इस तरह के जो आरोप लगे हैं दोस्तों संविधान सभा के ऊपर, इन आरोपों के ऊपर भारत के संविधान के जो जनक थे उन्होंने क्या इसका निदान किया, किस तरीके से इसके ऊपर बातचीत की, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे क्या क्या आरोप लगे संविधान सभा के ऊपर। तो संविधान सभा से संबंधित शंका एवं समाधान। संविधान सभा का प्रातिनिधिक स्वरूप कैसा था?
व्हाट वाज द रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस संदर्भ में विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े वर्ग यानी हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा। तो विंस्टन चर्चिल सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया। फिर ये लॉर्ड विस्काउंट आ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है। क्या कहा? डोमिनेंस ऑफ हिंदूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वाई? बिकॉज इन्होंने कहा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक होने के कारण लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय, बॉडी ऑफ हिंदूज कहा, कि यहाँ हिंदू अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। जबकि आप देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदू जो बहुसंख्यक है उनके लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं किया, बल्कि माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29-30 के अंदर विशेष प्रोविजन किए हैं। ठीक है, उनको सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता है वो एक तरह से दी गई है हमारे देश में, भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया। फिर कहा कांग्रेस की प्रधानता या देश की सभी विचारधारा वाले दलों का प्रतिनिधित्व। कुछ ने कहा कि केवल कांग्रेस की विचारधारा है। ठीक है, जबकि हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सब जितने भी दल हैं सबका प्रतिनिधित्व था। कैसे? उसको आपको साबित करना पड़ेगा। तो वॉज देयर कांग्रेस सुप्रीमेसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल आइडियोलॉजी ऑब्लिक पार्टीज एटसेट्रा ऑफ द कंट्री। तो जैसे ये हैं ग्रेनविले ऑस्टिन, बहुत बड़े राजनीति विज्ञान के थिंकर हैं, इन्होंने कहा डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। तो ग्रेनविले ऑस्टिन हैड कमेंटेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट the constituent assembly is a one party body of one party country. The assembly is the congress and the congress is India. कांग्रेस की प्रभुत्व संविधान सभा के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा इन्होंने कहा। तो क्योंकि देखो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई उस समय कांग्रेस जो था वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लड़ रहा था, देश के आजादी में उसका कंट्रीब्यूशन नो डाउट सबसे ज्यादा है। सब और भी लोग थे अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन जो उस समय की कांग्रेस थी वो संविधान से बनने से पहले ही आप जानते हैं 1885 में गठन के बाद से इसने काफी स्ट्रगल किया स्वतंत्रता के लिए, और इससे बड़े बड़े नेता जुड़े हुए थे, लेकिन और भी पार्टियां थी। तो जब आजादी के बाद चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ही पूरे देश के अंदर लगभग चुन के आती है। ठीक है, लेकिन संविधान सभा में केवल कांग्रेस नहीं था, इसमें BR अम्बेडकर सर थे जिनकी पार्टी हार गई थी, उनको कांग्रेस की सहायता से लाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लाया गया, मार्क्सवादी भी आए, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे वो भी आए, हिंदू महासभा के लोग थे, सब लोग मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर कहा कि क्या ये प्रभुता संपन्न थी, यानी सॉवरेन बॉडी थी या नहीं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और भारतीय संविधान को फिर क्या कहा? ये बोरोड मनी है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक ऑफ बोरोड मनी, ये एक तरह उधार का बोरा है। क्या है? उधार का बोरा है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो एक एक का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पहला जो मुद्दा था, तो संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन का कहना था कि बेहतर होता यदि संविधान सभा का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता। द कैबिनेट मिशन सेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ इट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये अच्छा होता कि अगर संविधान सभा का निर्माण आम जनता करती, लोग चयन करके संविधान सभा का निर्माण करते तो बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां थी। जैसे क्या चुनौतियां थी? तो चुनौतियां दोस्तों देखो, एक तो ये थी कि भाई उस समय सब लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं था। दूसरा चीज ये था कि अगर हम संविधान के लिए चुनाव कराते संविधान सभा का, तो संविधान सभा का अगर हम चुनाव कराते तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता, और बहुत सारा टाइम लगता तो डिले तो पहले ही हो रहा था, और ज्यादा हमारे संविधान को लागू होने में काफी डिले हो सकता था। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन का कहना था कि अच्छा होता यदि इसको प्रत्यक्ष जनता चुनती, किंतु व्यावहारिक समस्या और समय अभाव के कारण उसने विकल्प दिया कि जो प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदस्यों का निर्वाचन कर ले, और यही लागू हुआ। जैसे आज भी हमारे देश में जो राज्यसभा है दोस्तों, इसका चयन कौन करते हैं? जो राज्य विधानसभा के मेंबर हैं वो इसका चुनाव करते हैं।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ठीक वैसे ही 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत जो पंचायतें मतलब जो प्रोविंस थे, उन ब्रिटिश प्रोविंस में कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों पर जीत के आई थी, मुस्लिम पार्टी भी जीत के आई थी, अन्य जितनी पार्टियां थी वो भी जीत के आई थी। तो सब पार्टियों का नेतृत्व था और सब ने चुनाव लड़ा था। तो उनके द्वारा ही तो संविधान सभा जो मेंबर आए थे वो उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। 10 लाख पे एक व्यक्ति उसमें चुना गया था। लेकिन उनको वास्तव में किसने चुना था? तो ये जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 और 4 जो गवर्नर प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, उनसे ये चुनकर आए थे। तो बट ड्यू टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड लेक ऑफ टाइम it give the option that its members should be indirectly elected by the elected members of provincial legislature and this was implemented। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, विधानसभा, राज्य विधानसभा कह सकते हैं आज के संदर्भ में, उनके सदस्यों को तो जनता ने चुना था ना, इसलिए उन्होंने इनको चुन लिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये संविधान सभा के जो मेंबर थे वो जनता द्वारा ही चुने हुए थे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, क्योंकि ये जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे, इनको किसने चुना था? जनता ने। और जनता द्वारा चुने हुए ये थे जनता के प्रतिनिधि, इन्होंने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो एक तरह से इनडायरेक्ट जनता द्वारा ही चुने गए, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अभी अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। तो अगर मान लो इसको प्रत्यक्ष जनता द्वारा कराएं तो खूब पैसा खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा, और फिर जो राष्ट्रपति चुन के आएंगे उनमें और प्रधानमंत्री में भी बहुत सारा डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए हमने अप्रत्यक्ष तौर पे चुनने का प्रावधान रखा। फिर दूसरा एक इसमें यह कहा कि ये केवल हिंदुओं का निकाय था, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो देखिए, आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी, इसमें मुस्लिमों, सिखों और सामान्य जो थे उनकी जनसंख्या में इनको अनुपातिक तौर पर विभाजित किया गया था। तो मुस्लिमों को 78 सीटें मिली थी, जबकि जो सिख थे उनको 4 सीटें मिली थी, और जो हिंदू, जैन, बौद्ध, अदर जितने भी थे सामान्य में, सामान्य या जनरल कैटेगरी नहीं है, मतलब सामान्य का मतलब यह हो गया सिख और मुस्लिमों के अलावा जो लोग थे वो सब जनरल में आते थे, उनको 210 सीटें मिली थी। तो टोटल जो 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत वाली, इसमें 78 कौन थे? मुस्लिम थे, 4 कौन थे? सिख थे, और 210 कौन थे दोस्तों? तो 210 थे इसमें सिख और मुस्लिमों के अलावा जो थे वो सब थे इसमें। तो इस तरीके से ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया, जिसमें 78 मुस्लिम, 4 सिख और सामान्य यानी सिख व मुस्लिम के अलावा 210 लोग थे। और यह भी कहा जाता है कि जनता के द्वारा भी चुनाव होता तो पूरे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन नहीं किया जाता, क्योंकि मताधिकार बहुत सीमित था, सब लोगों को वोटिंग राइट ही नहीं था उस समय ब्रिटिश भारत के अंदर। ठीक है, इसलिए ऐसा ये किया गया। फिर दूसरा बात आता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से देश के सभी प्रमुख व्यक्तित्व संविधान सभा के लिए चुन लिए गए थे। इसमें ऐसे व्यक्तित्व भी चुने गए जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, यानी जिनको तो जनता ने चुना था। संविधान सभा में आप देखते हैं कि कांग्रेस, हिंदू ये बहुल थे इसमें, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रांतीय विधानसभा में सीटें ज्यादा थी, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, चूंकि भारत में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं इसलिए ये ज्यादा थे। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम भी थे, 78 थे, सिख भी थे, 4 लोग थे, और गैर जो सिख और मुस्लिम थे 210 थे। इसी तरह जितने जो कांग्रेस के अलावा पार्टियां थी उसको भी इसमें चुना गया था। और जो इसमें कुछ ऐसे भी लोग चुनकर आए थे जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, और भारत के जो मेन पर्सन थे उस समय स्वतंत्रता संग्राम में जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लगभग इसमें चुन के आ गए थे। ठीक है, और यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे, पब्लिक इलेक्शन हुए, तो संविधान सभा के लगभग सारे सदस्य फिर से चुन लिए गए थे। तो इसका मतलब जनता ने उनको वापस चुना, यानी उन पे ट्रस्ट था।
एक तरह से, तो ये एक तरह से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित इलेक्टेड असेंबलीज को कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट हियर दैट थ्रू दिस प्रोसेस ऑल द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ द कंट्री वर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and in this such personalities were also elected who were members of the provincial assembly. It is worth mentioning here that many members of the constituent assembly were re-elected in the 1952 general election. फिर दूसरी बात ये जो कहा गया कि भाई कांग्रेस ही सभा थी, सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस का इसमें बहुमत था या कांग्रेस के ही लोग थे, तो ये बात सत्य है कि कांग्रेस के लोग ज्यादा थे। लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जो प्रांतीय विधान सभाएं होती थी उनमें जो हिस्सा भारत में आया उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसके बावजूद भी राष्ट्रहित में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए चुना, यहां तक कि जो उसके विरोधी दलों के नेता थे या कांग्रेस के घोर आलोचक थे, जैसे भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समाजवादी लोग, मार्क्सवादी लोग या फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को भी संविधान सभा के लिए कांग्रेस ने बुलाया था। B.R. अम्बेडकर सर, इनकी पार्टी को कोई संविधान सभा के लिए विशेष बहुमत प्रांतीय विधानसभाओं में था नहीं। B.R. अम्बेडकर सर को भी कांग्रेस के समर्थन से चुना गया था और उनको सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो दिया गया। ठीक है, वरना कोई और होता भारत के संविधान का जनक, जो किसको श्रेय दिया गया? B.R. अम्बेडकर जी को। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट द पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली विच कम टू इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। डिस्पाइट दिस, in the national interest, the Congress selected important personalities for the Constituent Assembly who belonged to the opposition parties or were strong critics of the Congress, like B.R. Ambedkar, Syama Prasad Mukherjee, socialist Marxist people from forward bloc were also called. इनको भी इसमें चुना गया। और फिर कांग्रेस क्या सोचती थी? कांग्रेस का दृष्टिकोण यह था कि भाई संविधान किसी दल विशेष का दृष्टिकोण नहीं है, मतलब कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा ही था, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। हियर द कांग्रेस व्यू वाज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द व्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी बट इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देयरफॉर द व्यू ऑफ ऑल पीपल, ऑल आइडियोलॉजी, ऑल पार्टीज शुड बी इंक्लूडेड इट्स क्रिएशन। दैट्स व्हाई द रीजन दिस was the reason why the Constituent Assembly become the most acceptable institution. ठीक है, तो खुद कांग्रेस का ये मानना था कि भाई संविधान किसी दल विशेष का तो है नहीं, ये तो पूरे राष्ट्र के महत्व का, ये कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो तो है नहीं। अतः इसके निर्माण में सभी लोगों, सभी विचारधाराओं, सभी पार्टियों और सब दलों का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए ताकि इसको व्यापक स्वीकार्यता मिल सके। ठीक है, और यही कारण है कि हमारी जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को बहुत ज्यादा स्वीकार्यता मिली थी। ठीक है, उदाहरण के लिए कांग्रेस के समर्थन से B.R. अम्बेडकर को सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान सभा बहुत संकुचित थी, मतलब 299 लोग ही थे, लेकिन इसके द्वारा निर्मित संविधान को व्यापक जन समर्थन दिया गया। ठीक है, कि माना कि संविधान सभा छोटी थी, संकुचित थी, हिंदू लोग ज्यादा थे, कांग्रेस ही ज्यादा थे, लेकिन इसके द्वारा निर्मित जो हमारा संविधान बना उसको तो व्यापक समर्थन मिला है। आज भारत में सबसे पावरफुल कोई चीज है वो क्या है? ना सुप्रीम कोर्ट है, ना संसद है, ना राष्ट्रपति है, ना एग्जीक्यूटिव है, वो है भारत का संविधान। हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा है और उसको हमने बनाया, हमारी स्वयं की इच्छा से बनाया, हमने अपने लिए बनाया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, तो भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम लोग थे, लेकिन इसके द्वारा जो संविधान बनाया गया उसको व्यापक जन समर्थन आज भी हासिल है। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वेरी नेरो बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट। फिर एक आलोचना की गई कि इसमें तो हिंदुओं का साहब बहुत प्रभुत्व था, डोमिनेंस ऑफ हिंदूज था।
तो देखो ये भी एकदम फुलिश आर्ग्यूमेंट है, चूंकि जनसंख्या के प्रतिनिधित्व इसमें पॉपुलेशन के आधार पे दिया गया था कि भाई जितनी जनसंख्या होगी उतने इसमें लोग आएंगे। तो मुस्लिम कम थे भारत में, इसलिए उनको 78 सीटें मिली। सिख बहुत कम थे भारत में, आज भी कम है, तो उनको 4 सीटें मिली। और बाकी जैन, बौद्ध, हिंदू या जितने भी और एंग्लो इंडियन वगैरह जो संप्रदाय हैं उनको 210 मिली। उसमें हिंदू ज्यादा थे तो हिंदू मिली, ठीक है। और हमारे संविधान में तो आर्टिकल 29-30 के अंदर अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण दिया है, माइनॉरिटीज को भी आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल आप 15 देख लो, 16 देख लो, ठीक है, विशेष उनको प्रोविजन किए गए हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है, इसमें सिख व मुस्लिम समुदाय को कम प्रतिनिधित्व मिला और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को भी नहीं अपनाया। इसकी आलोचना की, किंतु भारतीय संविधान के जनक जो हैं उन्होंने इसका बचाव करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण देकर के उन्हें विशेष छूट दी गई है। Although some people criticized that low representation of Sikh and Muslim communities and not adopted the communal electoral system, the founders of the constitution defended it, saying that through Article 29 and 30 the constitution minorities have been given special concession through reservation इन कल्चरल एंड एजुकेशनल फील्ड। इसलिए जो माइनॉरिटीज की स्कूल्स वगैरह चलती हैं वो विशेष छूट माइनॉरिटी को ही दी गई है, ठीक। और भीमराव अंबेडकर जी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो बी.आर. अंबेडकर ने सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि देश की एकता व अखंडता तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए इस व्यवस्था को खारिज किया गया है। और यह भी कहा कि संविधान दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है, अगर तुम्हें लगे कि इसमें बदलाव करना है तो फिर किए जा सकते हैं, क्योंकि यह एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अतः सभी मित्र साथियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की संकीर्ण मांगों को खारिज करें। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा, ठीक है। तो बी.आर. अंबेडकर जी ने बहुत शानदार तरीके से इस मांग को खारिज किया कि जो धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन होना चाहिए, का ये देश की एकता, अखंडता और संविधान हमारे देश के लिए खतरा बन सकता आगे जाके, इसलिए इसको हम खारिज कर रहे हैं। और सब लोगों को क्या होना चाहिए कि जितने भी कलीग हैं वो इसको इस तरह की नेरो डिमांड को रिजेक्ट करें नेशन हित के लिए, ठीक है। फिर इसमें आगे कुछ बात करते हैं कि संविधान सभा जो थी इसके लिए कहा गया कि भाई ये संप्रभु निकाय नहीं था। तो देखो दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब इस संविधान सभा का हमने गठन किया तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन जैसे ही 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवेन हो गई थी, जब देश आजाद हुआ तो ये संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व बन गई थी। तो संविधान सभा प्रारंभ में 1946 में जब इसका गठन हुआ था तो ये ब्रिटिश भारत द्वारा बनाई गई थी, अतः ये प्रभुता संपन्न नहीं थी, एकदम सत्य है। किंतु 1947 के बाद जब ये संविधान सभा, हमारा देश आजाद हो गया, तो संविधान सभा भी प्रभुत्व संपन्न बन गई थी। और भारतीय संविधान तत्कालीन समय में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था और आज भी है, जिसका निर्माण पवित्र आत्माओं द्वारा पवित्र उद्देश्यों के लिए किया गया था। तो ये जो आलोचना इसकी की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो टोटली सोवेन नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी, तो माना पहले थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद दोस्तों जो संविधान सभा है ये सोवेन संस्था बन गई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोगों ने ये कहा कि ये उधार का बोरा है, ठीक है, कि बेग ऑफ बोरोविंग्स है, उसका भी इसने आलोचना को खारिज किया है। तो भारतीय संविधान की अगली आलोचना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने दूसरे देशों से चोरी कर करके या दूसरे देशों से कंसेप्ट अडॉप्ट कर करके एक बड़ा संविधान निर्मित किया है। देखो, माना कि हमने दूसरे देशों से इस तरह की चीजें अडॉप्ट की है, दूसरे देशों से हमने इस तरह की चीजों को अडॉप्ट किया, लेकिन
दुनिया में जितने भी अच्छी चीजें होती हैं वो किसी एक देश की नहीं होती है। अच्छे अगर कोई विचार है, जैसे स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, बंधुता है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है, या गणराज्य है, संप्रभु राज्य की बातें हैं, ये जितने भी विचार हैं ये किसी एक देश का पेटेंट नहीं है कि मैंने अपनाया तो मेरे ही देश में रहना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए विश्व की कोई भी अच्छी बात या कोई सिद्धांत जिसमें मानव कल्याण निहित है उसको पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर स्वीकार्यता मिलनी चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए और अडॉप्ट होना चाहिए, हर देश में लागू होना चाहिए। तो हमने लगभग 60 या इससे ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें भारतीय जनकों को, भारतीय संविधान के जनकों को लगा, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन हमने एज इट इज नहीं अपनाया। पहले संविधान सभा में व्यापक बहस हुई और अपने देश की जरूरतों के अनुसार उसको मॉडिफाई करके हमने इन चीजों को लागू किया। ऐसा हमने किया। तो मेनी पीपल आल्सो कॉल्ड इट बेग ऑफ बोरोविंग, ये उधार का बोरा है, बिकॉज इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट मेनी एलिमेंट्स विच वर prevalent in the constitution of the other countries at the time, but the architects of the constitution rejected this and said that any principle of the world which is good for the welfare of the humanity should be accepted and respected all over the world। तो कितना अच्छा बात का है संविधान के जनकों ने, उन्होंने कहा कि ये उधार का बोरा नहीं है। माना हमने बहुत से देशों से ये ग्रहण किया है जो उस समय दूसरे देशों में प्रचलित थे, किंतु संविधान के जनकों ने इसको खारिज करते हुए क्या कहा कि विश्व का कोई भी सिद्धांत जो मानवता के कल्याण के लिए उचित हो उसे पूरे विश्व में स्वीकार्यता और सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से इस जो आलोचना थी उसको खारिज किया। और देखो, हमने दूसरे संविधान से कई सिद्धांत लिए थे, दूसरे देशों से हमने कई सिद्धांत लिए, लेकिन हमने उनका एकदम कॉपी नहीं किया। हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार इसमें सुधार भी किए हैं। तो इसलिए हमने जरूर अन्य संविधानों से, अन्य देशों के संविधान से कई सिद्धांत लिए हैं, हमने उसका अध्ययन किया, परंतु ये वैश्विक सिद्धांत है जो सभी राष्ट्रों में होने चाहिए और हमने इसकी कॉपी नहीं की, अपितु हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार इसमें सुधार किए हैं और जो देश हित में हमारे लिए उपयोगी थे उनको हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो संविधान के जनकों ने कहा कि हमने क्यों अडॉप्ट किया, दैट्स व्हाई वी हैव डेफिनेटली टेकन मेनी प्रिंसिपल फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज आर ग्लोबल प्रिंसिपल विच शुड बी देयर इन ऑल नेशंस एंड वी हैव नॉट जस्ट कॉपीड देम but have also made improvement या amendment in them according to the condition of our country which are useful in the interest of the country, जो हमने अपने देश के हित के लिए अपनाए। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए किसी भी देश से कोई सिद्धांत लिया तो उसको एज इट इज हमने कॉपी नहीं किया, बल्कि उसको हमारे देश की जरूरतों के अनुसार हमने उसको बदला था। इस तरीके से संविधान के जनकों ने इस को भी खारिज कर दिया कि भारतीय संविधान महज उधार का बोरा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन से देशों से क्या सिद्धांत लिए हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश के 2/3 प्रावधान तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के ही हैं। मेन जो भी प्रोविजन है वो हमारे कौन से हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। बाकी हमने कई देशों से ये सिद्धांत अपनाए हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है और आयरलैंड है, इन 3 देशों से हमने बहुत सारे सिद्धांत लिए हैं। बाकी इसके अलावा भी कई देशों से लिया है, तो हम सब देखेंगे। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, विधि निर्माण की प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, न्याय का जो कानून है, बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार जो सांसदों को, विधायकों को मिले हुए हैं, वो हमने अपनाया। फिर प्रोसेस ऑफ विनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट वोट इन द इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और कैबिनेट सिस्टम जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ये भी हमने ब्रिटिश प्रणाली से अपनाया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया
एक हमने लिया संसदीय व्यवस्था, दूसरा हमने लिया एकल नागरिकता, तीसरा लिया विधि निर्माण की प्रक्रिया, चौथा हमने लिया विधि का शासन, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में जो सबसे ज्यादा मत लाएगा उसकी जीत, इसको बोलते हैं ना FPTP, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो ये सारे जो हैं ये हमने ब्रिटेन से अपनाए हैं। उसके बाद दोस्तों जो अमेरिका है वहां से भी देखो हमने काफी लिए हैं। तो अमेरिका से हमने उद्देश्य का जो प्रियम्बल है हमारे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो प्रियम्बल है ये हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका के प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इसी तरह शुरू होता, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है, हम अमेरिका के लोग। तो प्रियम्बल हमने उद्देश्य का अमेरिका से लिया। फंडामेंटल राइट ये भी हमने अमेरिका से अपनाया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने की व्यवस्था जो है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, ठीक है, ये भी अमेरिका से हमने अपनाया है। फिर राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा, जो भी काम हमारे देश में होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। तो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राष्ट्रपति को देश का माना गया है आर्टिकल 53 के तहत, वो भी अमेरिका से लिया। फिर उपराष्ट्रपति का पद और उच्च सदन का पदेन सभापति होना, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद तथा उच्च सदन का पदेन सभापति होना, ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, ठीक। वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ठीक है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया। तो आयरलैंड से एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान, ये सब हमने कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। तो आयरलैंड से DPSP, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, ये सब हमने लिए हैं आयरलैंड से। जर्मनी का जो वीबर संविधान या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने लिया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जब हमारे देश में आपातकाल लगा होता है तो सस्पेंशन हो जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ये कहां से लिया हमने, तो जर्मनी के जो संविधान है वहां से हमने ये लिए हैं। फिर दोस्तों कनाडा से हमने क्या क्या अपनाया है, तो कनाडा से एक शक्तिशाली केंद्र वाली व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श करने की शक्ति, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, तो ये दोस्तों हमने ली है कनाडा से। ये आपको याद करना है, मतलब ये एकदम फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें कंसेप्ट जहां है वो मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूं। तो कनाडा में हमने लिया है अ सिस्टम विथ अ पावरफुल सेंटर। जैसे भारत का भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है, ताकि देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके, इस हेतु हमने ये अडॉप्ट किया है। उसके बाद में डिवीजन ऑफ पावर्स एंड वेस्टिंग रेसिड्यूअरी पावर्स इन द सेंटर, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अपशिष्ट शक्तियां सारी किसमें रखी गई है, केंद्र में है, ताकि शक्तिशाली केंद्र रहे, ठीक है। इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी की सारी कनाडा से हमने अडॉप्ट किया। फिर साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये दोस्तों हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। फ्रांस से हमने क्या लिया, तो फ्रांस से गणराज्य व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके आदर्श थे, तो हमने वहां से अडॉप्ट किया है। फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और जो USSR हुआ करता था, सोवियत संघ रूस, उससे हमने मूल कर्तव्य और उद्देशिका में जो न्याय संबंधी आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड
पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? तो ये दोस्तों हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है, चूंकि वो समाजवादी देश है तो वहाँ कर्तव्यों की बात ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की है। अब देखो हमारा जो देश है, हमारे देश में दोस्तों हमने बहुत सी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। क्या है? भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है और लगभग 2/3 प्रावधान तो इसी के हमने अडॉप्ट किए हैं, कुछ उसमें अमेंडमेंट हमने किए हैं। जैसे आप इसमें देखिए हमने क्या क्या लिया, संघीय तंत्र, ठीक है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हमने यहाँ से लिया। फिर ये जो बाईकैमरल सिस्टम है, राज्यों की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे अभी मैंने बात किया था कि समवर्ती सूची जो है ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किया? ऑस्ट्रेलिया से। और बाईकैमरल हमने अडॉप्ट किया यूके से। तो क्योंकि ये ऑलरेडी जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम हमने बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, तो ये ब्रिटिश का ही एक तरह से हो गया। उसके बाद में न्यायिक प्रणाली, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक ढांचा, राज्यपाल का पद, आरबीआई की स्थापना, सीएजी का पद, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग, ये जो सिस्टम हमने अपनाया है ये सारे हमने दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है यहाँ से प्रभावित होकर अपनाया है। हालांकि इसमें कई देशों के प्रावधान हमने लिए, जैसे बाईकैमरल वाला है तो ब्रिटिश से हम प्रभावित हुए। फिर इसमें अगर हम बात करें जैसे आपातकालीन प्रावधान है, तो आपातकालीन प्रावधानों में संविधान का निलंबन होना जर्मनी के संविधान से हमने लिया, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें था लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम इसमें प्रभावित हुए। तो इस तरीके से भारत का संविधान है वो महज उधार का बोरा नहीं है, माना कि हमने दुनिया के कई देशों से इसके कंसेप्ट अडॉप्ट किए, किंतु उनमें हमारे देश की जरूरत के अनुसार बदलाव भी हमने किए हैं। तो इस तरीके से जो भी आलोचनाएं हमारे संविधान के बारे में किया वो सब को खारिज किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हेवन ऑफ एडवोकेट्स है। तो देखो एक्चुअली संविधान जो है वो कानून है, और कानून कौन बनाएंगे? वकील बनाएंगे। तो वकील बनाएंगे तो उनकी भाषा भी वही होगी जो क्लिष्ट भाषा होती है, ठीक है। और फिर इसको वकीलों का स्वर्ग कहना ये उचित नहीं है, चूंकि उस समय जो हमारे वकील थे वो कौन थे? राष्ट्रभक्त ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे गांधी जी भी एडवोकेट थे, इसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय वकालत मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए कानून का लाभ उठा करके ब्रिटिश के खिलाफ केस लड़ना, इसलिए भी वकालत की जाती थी। तो जरूर संविधान सभा जो थी उसमें बहुत बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने इस तरह से इसको लिखा, तो इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान जो है ये वकीलों का महज स्वर्ग नहीं है, बल्कि आम जनता भारतीयों के लिए स्वर्ग इसको कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने आलोचना की कि इसको बनाने में बहुत लंबा समय लग गया, इतना लंबा समय लगा कि लगभग 3 साल हो गए इसको बनाने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। देखो हमने जो संविधान बनाया था उसके लिए तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी हमारा संविधान वैसा का वैसा है, कभी खत्म नहीं हुआ। भले इसमें हमने 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए, इसमें हमने नए और सारे पार्ट जोड़ दिए, नई अनुसूचियां जोड़ दी, लेकिन हमारा जो संविधान और इसकी आत्मा है, जो इसका बेसिक ढांचा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि माननीय न्यायपालिका जो है उसने भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सबसे बड़ा माना है कि इसके अंदर कोई भी चेंजेज संसद भी नहीं कर सकती है। इसलिए चूंकि इतना बड़ा संविधान बनाना था, इतने बड़े देश के लिए बनाना था, तो एक एक चीज के ऊपर डिस्कस हुआ, एक एक चीज के ऊपर सहमति बनाना। चूंकि भारत में हर धर्म हर वर्ग के लोग थे, तो सब लोगों के बीच साम्यता स्थापित करना, सब लोगों में सर्वसम्मति से चीजों को बात करना या बहुमत प्राप्त करना, ये अपने आप में टफ टास्क था। इसलिए इसमें काफी लंबा समय लगा, लेकिन जो भी लगा दोस्तों, अंत में जो परिणाम आए 26 नवंबर 1949 को, जब जिस संविधान को हमने बना लिया था, अंगीकृत कर लिया था, वो एक महान संविधान है। और आज इसी संविधान के कारण हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है, और इस देश को
आप देखिए हमेशा हमारा संविधान अंतिम मार्गदर्शक बनता है, पहला और अंतिम मार्गदर्शक संविधान होता है। हमारे साथ ही आज़ाद हुए जो पाकिस्तान है उसमें अगर आप जाके बोलोगे कि हमें संविधान दे दीजिए, तो वहाँ का बुक स्टोर वाला पूछेगा भाई साहब कौन सा संविधान आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई सेनाध्यक्ष आया, उसने पुराना संविधान बंद कर दिया, नया संविधान लिख दिया, तो कई बार तो वहाँ मजाक में ये भी बोल देते हैं कि यहाँ पीरियोडिकल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। चूंकि पाकिस्तान का संविधान है, उसका जो संविधान है कोई है ही नहीं, मतलब बार बार बदला गया है, लेकिन हमारा संविधान हमेशा वही रहा है जिसको संविधान सभा ने बनाया था। तो इस तरह भारतीय संविधान जो है वो भारत के लोगों के लिए सर्वोच्च कानून है, और हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे संसद हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, या जितनी भी सर्वोच्च पोस्ट हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे न्यायाधीश हो, सब उसी संविधान के प्रति अपनी आस्था और शपथ लेते हैं उसके प्रावधानों के अनुसार, और उसके जो सिद्धांत है उसी के अनुसार देश में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह दोस्तों संविधान के निर्माण की जो यात्रा है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। कल जो क्लास होगी उसमें मैं इस से संबंधित लगभग 40-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, और लाइव सेशन में आप आइए कल, ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर सकें, और जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर दोस्तों हम बातचीत करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।